हाय एवरीवन, मैं हूँ रुचि भैराली। वॉइस शाला में मैं करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, जिंदगी हमें कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है कि जहां पर दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जहां दिल लेकर जाता है और दूसरा जहां दिमाग लेकर जाता है। आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट जो आज हमारे साथ अपनी जिंदगी की अच्छी बुरी बहुत सारी यादों को समेटकर हमारे पास आ चुके हैं। आज जब हम उनसे जानेंगे तो ये भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने एक रास्ता पकड़ा दिमाग का, जहां 10 साल तक लगातार एक डॉक्टर की नजर से उन्होंने दुनिया को देखा और उसके बाद एक यू टर्न लिया। और ऐसा यू टर्न लिया जो ले गया उन्हें एक्टिंग और वॉइस आर्टिस्ट बनने की तरफ। और क्या कमाल की उन्होंने कोशिश की, क्या कमाल का वो टर्न था। जो दिल की बात सुनते हैं वो ऐसे ही होते हैं। मैं बात कर रही हूं बहुत ही आदरणीय, कह सकते हैं डॉक्टर गणेश दिवेकर जी। आपका वॉइस शाला में मैं कर रही हूँ बहुत बहुत स्वागत। आपने थैंक यू तय किया। आई एम जी। रियली रियली ऑनर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे कुछ दोस्त भी आपकी वॉइस शाला में आ चुके हैं। तो आप ये जो काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि वॉइस आर्टिस्ट का क्या होता है कि अमूमन हम लोग जो हैं वो पर्दे के पीछे होते हैं। तो गणेश दिवेकर जब एक्टर था तब लोगों को पता था, पर ये वॉइस गणेश की है जब लोगों को पता चलता है कि अरे ये वॉइस तुमने दी है। अच्छा, अच्छा, ये तो आप बहुत अलग वॉइस दी है। तो वो पीछे का जो वो वॉइस के पीछे का जो चेहरा है वो बहुत बार दिखाई नहीं देता। बहुत सारे हमारे ऐसे वॉइस आर्टिस्ट हैं जो लोगों को पता नहीं। पर आप जैसे लोग जो टैलेंट को बढ़ावा देते हैं, टैलेंट को पर्दे के सामने लाते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और मेरे जैसे बाकी वॉइस आर्टिस्ट को बुलाने के लिए। थैंक थैंक यू। यू सो मच सर। और आप एक बेहद कमाल के आर्टिस्ट हैं, बहुत ही वर्सेटाइल हैं, अपने आप में अनोखे हैं, बाहुबली हैं वॉइस इंडस्ट्री के, मैं यूं अरे कहूँ। नहीं नहीं, वो तो बस ऊपर वाले की कृपा है। ऐसा कुछ नहीं, हम बस अपना काम करते हैं, लोगों को पसंद आता है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और कितनी अलग सी कहानी है ना दिलो दिमाग की, कि कहाँ जी। दिल की सुनकर आप वॉइस आर्टिस्ट बने और एक समय था जब दिमाग की सुनकर आप बने थे डॉक्टर। यूं तो डॉक्टर का चश्मा जब हम हम्म। पहन लेते हैं तो दुनिया को देखने का नजरिया कुछ और होता है। लेकिन करेक्ट। मेरा ये मानना है कि दोनों ही बातों में कहीं ना कहीं संपर्क सीधा जनता से है, लोगों जी। के दिलों से है। जी। जहां आप डॉक्टरी से लोगों का इलाज करते थे, आपकी आवाज भी किसी दवा से कम नहीं है। जब अरे इंसान दुखी हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़े हो, जी। तो उनको मजा आता है, उन्हें अच्छा लगता है आपको सुनना, जी। आपको जी। टेलीविजन पर देखना। तो ये जी। जी। सफर कैसे शुरू हुआ गणेश जी, वो आप हमें थोड़ा बताइए। वैसे तो मेरी फैमिली में एक्टिंग चली आ रही है। मेरे जो दादा थे, उनके जो भाई थे, मतलब दादा चाचा आप कह सकते हैं, हम्म, वो बाल गंधर्व करके एक बहुत बड़े संगीत एक्टर हुआ करते थे। मतलब उस जमाने में संगीत नाटकों का जमाना था, जमाना तो था। उसके वो सुपरस्टार थे, बाल गंधर्व जी। वाह। और मेरे जो दादा के भाई थे, सगे दादा के भाई, जो दादा चाचा जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ही यूज टू वर्क इन हिज पार्टी। अच्छा। हम्म। तो वो उनके उस जमाने में क्या होता था कि जो मर्द होते थे वही स्त्री पार्ट करते थे, मतलब औरत का रोल वही करते थे। तब औरतों का एक्टिंग करने का चलन नहीं था। तो इसीलिए बाल गंधर्व जो थे वो इसीलिए फेमस थे कि वो दिखते बहुत खूबसूरत थे और गाते भी बहुत खूबसूरत थे, और वो स्त्री पार्ट करते थे। उनके ऊपर एक मराठी में फिल्म भी बनी, मेरे ख्याल से सुबोध भावे जी ने उसमें बाल गंधर्व का कैरेक्टर किया था। क्या बात है। तो जैसा मैंने कहा कि मेरे जो दादा चचा थे वो उनके साथ थे, और उनके साथ होने की वजह से फिर मेरे डैड भी उनके साथ थे काफी, एक 6-8 महीने तक बाल गंधर्व जी के साथ थे। तो उन्होंने भी गाना सीखा था। तो गाना मतलब जो परफॉर्मिंग था वो हमारे खानदान में था। हम्म, एकदम ही बिल्कुल मैंने कुछ नया सीखा और मुझे ऐसा आया, ऐसे तो खून में था। पर मेरी माँ की बड़ी इच्छा थी, क्योंकि मेरे डैड जो थे वो ही वॉज वर्किंग विद पोद्दार हॉस्पिटल वर्ली में। हम्म, और मेरा जन्म भी पोद्दार में ही हुआ है, एक्चुअली पोद्दार हॉस्पिटल की ही संतान हूं मैं, वहीं पर मेरा क्या बर्थ बात। हुआ है। बहुत तो अच्छा। माँ की बड़ी इच्छा थी बचपन से कि डॉक्टर्स हमारे घर पे आया जाया करते थे। हम्म, सबको काका मामा आत्या बुलाया करता था मैं। तो माँ की बड़ी इच्छा थी कि डॉक्टर बनूं।
ज्यादातर और बस हिंदुस्तान में पेरेंट्स की इच्छा होती है कि डॉक्टर इंजीनियर बच्चा बन जी जाए, तो वो जी एक बहुत कुछ अचीव कर लिया, जी ऐसा लगता है उन्हें। जी जी जी। तो वैसे उसकी इच्छा थी। और बचपन से मुझे एक्टिंग का शौक था, खेलने का शौक था, ड्राइंग करने का शौक था, ऐसी हम्म। काफी सारी चीजें थी। मतलब आर्टिस्टिक थोड़ा सा था मेरा झुकाव हर चीज हम्म। की तरफ। तो फिर माँ ने कहा कि तू एक काम कर, तू डॉक्टर बन जा। हम्म। मतलब क्या है कि अगर तेरा ये बाकी वाला कुछ चला नहीं तो कम से कम पैसे कमाने का एक जरिया तो होगा तेरे पास। हाँ। सो दैट इज द रीजन। फिर मम्मी की इच्छा भी थी, मैं इकलौता बच्चा, मतलब ना भाई ना बहन, तो मम्मी की जो इच्छा थी वो मुझे ही पूरी करनी थी। सो हम्म। मैं डॉक्टर बन गया। और साथ ही साथ ये सब सिलसिला चलता ही रहा कि जब मैं मतलब मेरे क्या कहते हैं सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में मैं रहता था उसमें गणेशोत्सव होता था। तो हम्म। उसमें फैंसी ड्रेस करना, नाटक करना। उस समय नीलू फुले साहब थे हमारे मराठी के और हिंदी के बहुत ही बड़े कलाकार रहे हैं। जी। तो उनकी एक आवाज थी जो मैंने निकालना सीखी थी। तो मुझे जब मैं कीर्ति कॉलेज में था 11th और 12th में साइंस में, तब भी बहुत से लोग मुझे नीलू फुले के नाम से जानते थे क्योंकि वो वो तो कल्चरल बहुत प्रोग्राम में। बहुत उम्दा कलाकार हैं, और उनका जी अंदाज जी जी। अनोखा है, हर कोई कॉपी कर बहुत ही। नहीं सकता। जी, बहुत तो बहुत उनका अच्छा। वो मैंने तभी वो उनका एक फेमस डायलॉग था कि माय वॉट, ऐसा वो बोलते थे। तो इतना ये अच्छा जो करते थे उनका। कि मराठी करने के बाद हिंदी कई फिल्मों में उनको लिया गया, जी, क्योंकि उनका हिंदी प्रेजेंस उन्होंने ही वो अपने किया आप था, में है। वो 7 दिन में उनका फेमस था नाड़ा। नाड़ा उनका फेमस था बहुत, मुझे अभी भी याद है। जी। अनिल कपूर जी थे उसमें। जी। तो उस तो वो एक मेरी शुरुआत थी कि नीलू फुले साहब की वॉइस के साथ मैंने शुरुआत की एज अ, मतलब किसी की वॉइस निकालना या कुछ करना। ये शुरू में और इतना टफ बचपन। टफ पर्सन ले लिया आपने, नहीं? हाँ, अभी है ना? पता नहीं, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कोशिश कर लेते हैं। इट इज हाँ। नॉट अबाउट टफ और नॉट टफ, मुझे तो लगता है जो ये आपको अब यहाँ तक पहुंचना सोच, मतलब जो लोग कर भी लेते हैं ऐसी कोशिश, हम्म, वहां तक सोचना बहुत मुश्किल है। जी उनका जी जी काम इस तरह का था कि वो बहुत जी। अच्छी तो फिर एनिमेशन का भी मतलब देखता था मैं, वो जो तभी आता था ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। जी तो जी। उसमें मेरे बचपन की सीरीज, तो तब मैं जब देखता था तो मुझे वो आवाजें बड़ी अट्रैक्ट करती थी। वो स्केलेटोर की आवाज, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू ही मैन, ऐसे वो स्केलेटोर की आवाज थी। फिर एक मैन एट आर्म्स था, फिर ही मैन की खुद की आवाज थी, फिर एक ऑर्को था उसमें, उसकी आवाज थी। तो मैं ऐसे ही टाइम पास किया करता था, वो आवाजें निकाला करता था। पता नहीं था कि आगे चल के ये प्रोफेशन बनेगा और हम्म। इसी की वजह से आपको नाम भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी और अच्छा पैसा भी मिलेगा। लेकिन बिल्कुल। वो तभी यार, मतलब ऐसे कोई दिमाग में था नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। पर एक्टर बनना था, एक्टर हम्म। बनना पहले से तय था कि मुझे एक्टर बनना है। और माँ की इच्छा थी डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर और एक्टर। और तभी ट्रेंड था कि डॉक्टर श्रीराम लागू, डॉक्टर गिरीश ओक, डॉक्टर हम्म। विलास उजवणे, ऐसे बहुत सारे हमारे मराठी के बहुत, डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर, वन ऑफ द सुपरस्टार्स ऑफ मराठी थिएटर जी। एंड फिल्म्स। तो तभी था वो चलन कि अगर बंदा डॉक्टर बन गया तो वो एक्टिंग कर सकता है। तो हम्म। पता नहीं, वो एट द बैक ऑफ द माइंड था, सबकॉन्शियस में था, पता नहीं, पर मैं डॉक्टर बन गया। और एक्टर बनने की चाहत थी तो फिर एक्टर भी बन गया। ये है बहुत कहानी। तो चाहत बहुत जरूरी है जीवन में, जो हम्म, सुनने वाले हैं उनको भी समझ में आएगा कि चाहत रखना, एक बड़ा गोल लाइफ में रखना बहुत करेक्ट। जरूरी है। और खुद को पहचानना कि मेरे अंदर क्या खास बात है, किसे लेकर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और लगातार कहते हैं ना, जैसे अब आप कह रहे हैं कि कोई भी प्रोग्राम देख रहे हैं अगर आप, तो उसको फॉलो करेक्ट। करना है, पसंद करेक्ट। करने के साथ साथ उसको कॉपी करने की कोशिश करना। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो वॉइस आर्टिस्ट में पाए जाते हैं, डबिंग आर्टिस्ट में जी पाए जाते हैं। हम जी। ऐसा कह सकते हैं। वॉइसशाला मध्ये आपणे स्वागत आहे। वेरी गुड। अरे वाह! थैंक यू। मैंने कहा कि कोई इंसान 20 भाषाएं जानता है, क्या मैं एक लाइन नहीं सीख सकती? क्योंकि मराठी वैसे ही बहुत ही करेक्ट। मीठी और बहुत अपनापन लेकर आती है। गणेश उत्सव आज की डेट में ना केवल मुंबई, पूरे भारत में मनाया जाता है, दिल्ली में भी एब्सोल्युटली। मनाया जाता है। मैं भी अपने घर में गणपति लेकर आती हूँ, और आपका जी। तो नाम ही गणेश है। तो ऐसा लगता है कि भगवान से शुरू से ही, पहले दिन से आप डिवाइन पावर से जुड़ गए, और कहीं ना कहीं जरूर माँ का आशीर्वाद रहा होगा, माँ ने कुछ सोच समझ कर आपका ये नाम रखा होगा। क्या लगता करेक्ट। है कि इस नाम के साथ आपके साथ क्या फीलिंग्स है? कुछ शेयर करेंगे? सच कहूं तो पता नहीं, मतलब मेरे जो दादाजी थे उनका नाम गणपत था।
और ही वॉज असिस्टेंट ऑफ अ डॉक्टर। आप देखिए, मेरे दोनों जो दादा थे, एक मेरे दादा थे, आप कह सकते हैं मतलब उसको कंपाउंडर नहीं बोल सकते उनको, क्योंकि कंपाउंडर जो होता है वो सिर्फ डिस्पेंस करता है मेडिसिन। लेकिन मेरे दादाजी क्या करते थे कि जब डॉक्टर नहीं होते थे तो वो खुद पेशेंट्स को देखते थे। तो एक्सपीरियंस उस के साथ। जमाने में, हाँ, उस जमाने में मतलब वो, उनके पास डिग्री नहीं थी बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट दैट। तो वो डॉक्टर थे और उनके जो सगे भाई थे, मेरे जो दादा चचा थे, ही वॉज एन एक्टर। वाह। तो आप सोचिए कि दोनों का थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन पूरी फैमिली में है। मेरे अंदर आ गया, दोनों मजेदार। भाइयों। तो मम्मी ऐसा कहती थी कि जब मैं पैदा होने वाला था, जब तभी दादा उनके सपने में आए थे और उनसे कहा कि मैं आ रहा हूं। वाह। तो ऐसा मम्मी कहती थी मुझे। हम्म। तो फिर पापा, मतलब घर में सबका कहना ये था कि मेरा नाम गणपति रखा जाए, मतलब मेरे दादाजी के ऊपर से। सेम। तो मेरे पापा बोले नहीं नहीं, गणपत अभी बहुत पुराना नाम रखता है, लगता है, वो नहीं, गणेश रखो, वो आसपास है उसके। और मेरे पापा ने नाम मेरा गणेश रखा। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि थोड़ा सा तो मॉडर्न है। वरना हाँ। आप अभी बोलती कि मैं गणपत जी दिवेकर से बात कर रही हूँ तो कोई पुराने और हो जमाने के सकता है आदमी कोई थे। कहते हैं एक गणपत चल दारू ला। चल दारू ला। और अभी श्रावण चल रहा है, दारू ला भी नहीं सकता। ला भी नहीं सकते, तो हर बार कैसे गणपत बात मानता। तो चलिए, करेक्ट बहुत करेक्ट। अच्छी कहानी है ये भी, और जी बहुत जी भावुक कहानी है, परिवार जी। से जुड़ी हुई है। एक करेक्ट नाम के करेक्ट। पीछे एक पूरी कहानी होती है। हमारे बिल्कुल। हिंदुस्तानी परिवारों में ऐसा जुड़ाव रहता है अपनी फैमिलीज के साथ। ये करेक्ट करेक्ट। बहुत अद्भुत है और बहुत प्यारा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 20 भाषाएं आप जानते हैं, इतनी हाँ, सारी जान भाषाओं में काम। नहीं नहीं, जानता Hats नहीं off। हूँ। जानता नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। ये पूरा जो इसका श्रेय है हमारे जो लैंग्वेज सुपरवाइजर्स है उनको जाता है, अच्छा। क्योंकि वो हमें सिखाते हैं। हम्म। जैसे जानने की अगर आप बात करो तो मैं 5-6 भाषाएं जानता हूँ, मतलब मैं समझ सकता हूँ और थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। अभी 3 लैंग्वेजेस जो है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी, ये मराठी। तीनों तो आती ही हैं। हम्म। अब इसके अलावा चूंकि मेरे गुजराती बहुत दोस्त हैं तो थोड़ी बहुत गुजराती बोल पाता हूँ, समझ लेता हूँ पूरी। और हम्म। पंजाबी काफी दोस्त हैं तो पंजाबी भी थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ, समझ पाता हूँ अच्छी तरह से। हम्म। और भोजपुरी जो है उसके भी काफी, मतलब काम भी किया है भोजपुरी में, तो भोजपुरी भी बहुत समझ पाता हूँ और थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। मतलब अगर स्टार्ट एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन जब आप ऐसे ठेठ पंजाबी में आ जाएंगी तो फिर मैं मुश्किल हो जाएगा। चुपचाप हिंदी पे आ जाता हूँ। बट हाँ स्टिल इतना आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 20 भाषाओं का 50% ज्ञान भी आपके अंदर है और आप उसमें काम कर रहे हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। जी काफी जी हद तक आप उस भाषा को जी रहे हैं, जी उस सिस्टम को समझ रहे हैं, किस तरह से बात को कहा जाता है, और जी नॉलेज का लेवल एक अलग चला जाता है कि देखिए जी कितनी नॉलेज है 20 भाषाओं में काम करने में। जब हम एक मूवी करते हैं तो हर तरह के रोल्स हैं, हर तरह का सीन है वहां पर, और देखिए कितना कुछ सीख लिया। तो ये तो काबिले तारीफ है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत आपको इसके लिए मुबारकबाद। तो ये थैंक यू आपने थैंक यू। शुरुआत जो की, शुरुआत तो डेफिनेटली आपने मराठी और हिंदी से की होगी। कैसे हम्म। आप आगे बढ़ते गए, कुछ ये बताएं। अ, सच कहूं तो मैं एज एन एक्टर ही स्ट्रगल कर रहा था। और मैं एक सीरीज कर रहा था जिसमें पूर्णिमा नाम की एक एक्ट्रेस थी जो मेरे साथ मेरे वाइफ का किरदार कर रही थी। तो अभी वो नहीं है इस दुनिया में। उनको बहुत मिस करता हूँ, वेरी क्लोज फ्रेंड। तो उनकी, वो जिस एक वो रेगुलर डबिंग करती थी और वो जिस ग्रुप में डबिंग करती थी उसमें नीलिमा जी करके उनकी ग्रुप हेड थी, जो ये डबिंग का मराठी फिल्मों का काम वगैरह लिया करती थी। एंड शी यूज्ड टू कॉल ऑल दीज, शी हैड अ टीम ऑफ अराउंड 4 to 5 men एंड 3 to 4 women, जो एक पूरी मराठी पिक्चर का जो डबिंग होता है, कैरेक्टर्स, इंसिडेंटल्स या क्राउड वगैरह जो सब डब करते हैं उसमें। तो उन्होंने मेरी नीलिमा जी से पहचान कराई। और फिर नीलिमा जी ने मुझे, मतलब मेरा एक्टिंग का करियर तो चल रहा था, लेकिन विनय आप्टे करके एक बहुत बड़े एक्टर और डायरेक्टर रहे हैं मराठी और हिंदी सिनेमा के। आपने शायद वो धमाल फिल्म देखी थी आपने? जी 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 जी, सबने देखी, उसमें, बहुत मजेदार। हाँ, उसमें एक कार का सीन है, देखिए वो, उसमें वो पूरा हाँ हाँ लंबा हाँ नाम हाँ, नाम बताते हैं। लेते हैं जहाँ पे। हाँ। करेक्ट, दैट इज विनय सर, दैट इज विनय सर। ओके ओके। हाँ। तो और उन्होंने वो पूरा सीन वन टेक में किया है। ओ माय गॉड, वो बेस्ट सीन हाँ है। जब वो हाँ लिफ्ट उन मांगते हैं करेक्ट। कि वो अपना नाम करेक्ट करते हैं और नाम जोड़ते जाते हैं, वो ना 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 ठीक ऐसे है, करके हाँ। नहीं, ये तो करेक्ट। वो बहुत उनको अच्छा। इंदर जी बोल रहे थे कि हम लोग
एडिट करके लेते, बोला नहीं मैं पूरा एक साथ करूंगा। ही वॉज अ वेरी ग्रेट एक्टर, बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने काफी मुझे हेल्प किया, बहुत प्रमोट किया। मुझे याद आ रहा बहुत। है वेणुगोपाल अय्यर, करेक्ट, वेणुगोपाल वेणुगोपाल। अय्यर। वेणुगोपाल। करेक्ट। मुत्तुस्वामी चन्न स्वामी, करेक्ट, करेक्ट। वेणुगोपाल अय्यर, एंड देन अगेन कुछ ऐड करते एग्जैक्टली, द रहते हैं, होल माय होल लाइक 20 नेम्स, उसमें 20 नाम जुड़ जाते हैं। गॉड, कमाल। करेक्ट। तो उन्होंने मुझे बोला था कि ऍक्टिंग तू कर रहा है ठीक आहे, तुझा आवाज चांगला आहे, तू डबिंग कर, डबिंग मध्ये तुला चांगलं मिळेल। ऐसा उनके बात करने का स्टाइल ऐसा था। तो वो उसमें भी है, वेणुगोपाल अय्यर, वेणुगोपाल मुत्तुस्वामी अय्यर, ऐसे ही बोला है उन्होंने जी वो जी जो जी जी, डायलॉग। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे वो एक, क्या कहते हैं, एक पुश दिया कि यू कैन डू डबिंग। उसके बाद मैं ये देखने लगा। फिर मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड करके एक संस्था है वर्ली में, तो वहां पर टॉकिंग बुक स्टूडियो है कि आप, अभी तो ये ऑडियो बुक तो अभी आ गए, उस जमाने में टॉकिंग बुक होता था फॉर द ब्लाइंड पीपल। तो उसमें वो आप बुक पढ़ते थे और वो लोग सुनते थे। मतलब उनमें सिलेबस होता था, मतलब ज्योग्राफी, सिविक्स, मैथ्स, फिर बाकी ये सारी किताबें भी होती थी बड़े बड़े राइटर्स की। तो वो लोग रिकॉर्ड करते थे और उस राइटर को भेज देते थे लेटर कि भाई हमने आपका बुक रिकॉर्ड कर लिया है। तो देर वॉज नो मनी इन्वॉल्व बिकॉज इट वॉज अ सोशल सर्विस। ठीक है। और तब उसके कुछ मेरे ख्याल से 1 घंटा रिकॉर्डिंग के 150 रुपए वगैरह कुछ मिलते थे, बिकॉज इट वॉज अ क्या कहते हैं, चैरिटी जॉब। हाँ, ठीक है। 95 की बात थी, 95 96 की बात थी। हम्म तो एक साल मैंने किया, फिर 97 में, मैं पहले मैं वर्ली सीफेस पे रहता था, 97 में पापा रिटायर हो गए, तो देन वी शिफ्टेड टू वसई। हम्म तो एकदम मतलब साउथ मुंबई से एकदम कोने में चला गया। तो एकदम वो बड़ा, क्या कहते हैं, गैप आ गया लाइफ में। ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ। तो खैर, तो वहां अनवर साहब करके एक थे जिन्होंने मतलब मेरे अंदर का जो वॉइस आर्टिस्ट है उसको सही मायने में थोड़ा सा ये दिया, मतलब हम्म, क्या कहते हैं कि ये तराशा। हाँ, तराशा, कि भाई मतलब एक स्टार्ट दी मुझे कि माइक को फेस कैसे करना है, ब्लो क्या होता है, लिप साउंड क्या होता है, आपको कितना डिस्टेंस रखना है माइक से, एंगल क्या होना चाहिए माइक को फेस करने का। ये सारी जो बेसिक बातें हैं ये मुझे अनवर साहब ने सिखाई। क्या बात और है। वहीं पर ये पूरा ग्रुप आता था नीलिमा ताई का, पर तभी मैं उनको जानता नहीं था। जस्ट हम्म एक, अरे ये, और तभी मुझे डॉक्टर ही बुलाया करते थे क्योंकि मैं एक्टिंग बीच बीच में करता था, बट आई वॉज नॉट अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो सब लोग डॉक्टर करके बुलाते थे। हम्म और वहीं पर मेरी पहचान विनोद कुलकर्णी जी से भी हुई और उदय सबनीस से भी हुई। वो भी बहुत दोनों बड़े वॉइसिंग आर्टिस्ट और एक्टर्स हैं आज की तारीख। तो मैं उनको भी कहा करता था, अरे कुछ डबिंग हो तो बताओ, पर वो हुआ नहीं कभी। और फिर ये पूर्णिमा ने मेरी पहचान नीलिमा जी से करवाई, फिर नीलिमा जी ने मुझे फर्स्ट चांस दिया डबिंग का महाभारत में। तो वाह। इसलिए मैं उन्हें गॉड मदर कहता हूँ मेरी। तो हम्म महाभारत करके जो सीरीज आई थी बी आर चोपड़ा साहब की, वो जी। मराठी में डब हो रही थी। ओके। और उसमें मैंने श्री कृष्ण, पांडु और शकुनी, ये 3 कैरेक्टर मैं मराठी में डब किया करता था। वाह। हम्म। तो दैट वाज द स्टार्ट, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय डबिंग करियर। और और क्या उसके बढ़िया बाद, स्टार्ट है। इससे हाँ, ज्यादा क्या चाहिए, महाभारत बिल्कुल। काल में महाभारत मिल जाना, और वो भी जी, मराठी में। जी, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्टार्ट। ये तो एक जी। ब्लेस्ड मोमेंट होगा लाइफ का कि कितना एब्सोल्युटली, अच्छा। और एब्सोल्युटली। श्री कृष्ण का रोल मिलना और उसे जी, आपने बहुत अच्छे तरह से निभाया, तो ये बहुत जी। अच्छी बात, बहुत काबिले तारीफ। तो फिर उसके बाद विनोद दादा के पीछे पड़ा मैं कि अरे कुछ काम दे, काम दे, बिकॉज ही वॉज मोर इनटू कमर्शियल एंड मोर इनटू हिंदी सिनेमा। वो हम्म काफी करते थे। हम्म। तो फिर एक साल कुछ स्ट्रगल करने के बाद फिर विनोद दादा ने एक दिन मुझे फोन किया और बोला कि एक कैरेक्टर है, अगर वॉइस पास हो गई तो ही पैसे दूंगा। मैंने कहा अच्छा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं वो करने गया, वो हम्म। मैंने काम किया और वो इतना अच्छा लगा उसको कि उसके बाद विनोद दादा ने मुझे मार्केट कर दिया पूरे इसमें। तो क्या वो, बात उसको मैं मेरा गॉड फादर बोलता हूँ और नीलिमा ताई को गॉड मदर बोलता हूँ। है। इसलिए क्या बात। क्योंकि इन्होंने मुझे मार्केट किया। मार्केट। लाइक, देखिए टैलेंट हर एक के पास होता है, लेकिन उसको सही जगह पे पहुंचाना ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। और ऐसे और लोग ये इन आजकल दोनों ने, कहाँ होते हैं जो दूसरे को बढ़ावा दें। उन्हें जी, कहीं ना कहीं बहुत जेलस फील होता है या अनकंफर्टेबल फील होता है। अगर एक्चुअल में आप अच्छे एक्टर हैं और आपको सामने वाले में वो प्रतिभा दिख रही है, तो असल में आप ये सब करते हैं जो उन्होंने किया। और करेक्ट, झूठ नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया, इंडस्ट्री को एक जी, ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाया जो कितना काम करके अपना नाम रोशन कर चुका है, उनका नाम रोशन कर चुका है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं सोच रही हूँ कि जब आप इस दौर से गुजर रहे थे कि 80% आप अपनी डॉक्टरी की तरफ हैं, 20% अपना वॉइस ओवर की तरफ हम्म। हैं, तब जब आपके पास कोई पेशेंट आता होगा तो आपके अंदर का कलाकार कितना मचलता होगा। आप अपने आप को कितने डिसिप्लिन में रखने की एक कोशिश करते होंगे कि ये, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत नमूने कह सकते हैं लोग जी आते जी हैं, जब बीमार होते हैं तब तो उनकी हालत देखने वाली होती है। और जब जी वो जी आते हैं डॉक्टर के पास ऐसे आप कहते हैं ना अपने आप को कर देते हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जी। घबराहट हो रही है, कुछ नहीं खाया, एनी सो मेनी थिंग्स। एंड देन फिर जब वो चले जाते होंगे तो क्या आपका कलाकार उन्हें कॉपी करता था? ऐसा बिल्कुल, अरे बहुत से थे, सिर्फ पेशेंट ही नहीं थे हमारे। कुछ दोस्त भी थे वहां रहने वाले, मतलब एक साहब थे जिनकी स्टाइल, मतलब वो थे पंजाबी थे, तो हाँ, उनमें वो पंजाबी फ्लेवर भी था। हाँ, और मैं, भाई साहब जी जो है, देखिए ये आपके लिए खाना खाइए, डॉक्टर साहब जी जो है, आप फिर बात सुनिए, देखिए तो ऐसे जो कैरेक्टर्स है ना, वो हम कहीं किसी कोई, अभी बहुत बार हम लोग कोई ओरिजिनल शो करते हैं, तो हाँ, उसमें हमें कैरेक्टर्स चाहिए होते मजा हैं। आता है, मिल जाता है तो कुछ। जी, तो ऐसे पेशेंट से बोलिए, दोस्तों से बोलिए, बहुत हाँ, सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें मिल जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है व्हेन यू वांट टू बिकम सही एन बात है। एक्टर और अ और एक वॉइस ओवर। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो है, एक एक्टर जो है, वो अपना एंटरटेनमेंट खुद ही कर लेता है, वो अपना भी कर हाँ हाँ। लेता है, चार बंदों का भी करवा देता है, और उसकी जी, अपनी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं हो रही होती है। करेक्ट दिन करेक्ट, में शायद वो एब्सोल्युटली। हमें पता ही नहीं होता कि हम एक तरह से प्रैक्टिस में हैं, और जी इसका एक समय आएगा जब आप इसे माइक के सामने भी परफॉर्म करेंगे। जी जी जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हम्म। रमेश डियो जी की बात करेंगे। आपने उनके साथ काफी अच्छा समय अपनी जिंदगी का गुजारा, वो अपने आप यस में यस। एक बहुत अच्छे एक्टर थे, और या जिन्हें हमने एज अ डॉक्टर आनंद फिल्म में भी देखा, और क्या यस यस। बेहतरीन उनकी वाइफ सीमा जी, कितना अच्छा उनका, कह या सकते हैं ना कि एक बहुत ही प्योर सोल। हम देख एब्सोल्युटली। पाते हैं कि दोनों को जब स्क्रीन पर हम देखते थे तो एक बहुत अच्छा अनुभव हम सबके साथ रहा है। करेक्ट तो जब ऐसे करेक्ट। कलाकारों की बात आती है तो ये नहीं लगता कि हम उनसे कभी नहीं मिले, ऐसा लगता है कि हम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। जी। और बाय गॉड्स ग्रेस आपके साथ ऐसा रहा कि आप काफी हद तक उनके पास रहे, उनके साथ जीवन का एक काफी लंबा या अरसा जिया। तो उनके बारे में कुछ बताएं, मनोज जी के बारे में कुछ बताएं, कैसा हाँ, अनुभव रहा मनोज कुमार जी? पहले मैं मनोज जी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि रमेश जी को मिलने से पहले मैं मनोज जी को मिला था। हम्म, तो क्या हुआ था कि हमारा, जब मैं डॉक्टर था, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो मुझे ऑल्टरनेटिव थेरेपी में बहुत इंटरेस्ट था। हम्म, तो मतलब एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, वो उसमें बहुत इंटरेस्ट था मुझे। क्योंकि मैं होम्योपैथ हूँ, मतलब डॉक्टर, यानी आई एम नॉट एन एमबीबीएस डॉक्टर, हम्म, मैं होम्योपैथ हूँ, डीएचएमएस। तो मुझे वो ऑल्टरनेटिव थेरेपी में बहुत इंटरेस्ट था। तो एक डॉक्टर धीरेन गाला नाम के एक डॉक्टर हैं जो ये सिखाते थे, ऑल्टरनेटिव थेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी। तो मैं उनके पास सीखने गया था और उनको पता चला था कि मैं एक्टर भी हूँ। हम्म, एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट। मतलब वो कोर्स खत्म होने के बाद भी मैं उन्हें कॉल करता था कि अरे सर, इसका ऐसा कैसे किया जाए, ये कर सकते हैं क्या, वो कर सकते हैं क्या, एक्यूप्रेशर की जो वो सुई होती है, जो नीडल होती है, उसको मैं होम्योपैथिक मेडिसिन में डुबा कर अगर पॉइंट पे मारूं तो फर्क पड़ेगा क्या। आई यूज टू डू ऑल दोज इनोवेटिव थिंग्स दैट टाइम, एक्सपेरिमेंट्स, हाँ। एक्सपेरिमेंट्स। हाँ। हम्म, तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि ये कुछ अलग करना चाह रहा है, लाइक। तो एक बार उनका फोन आया कि अरे गणेश, मैंने कहा, हाँ सर बोलिए ना। अरे जो फिल्म एक्टर मनोज कुमार है ना, उनको कोई एक्यूप्रेशर देने वाला चाहिए। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं। बोला अरे तू फिल्म इंडस्ट्री वाला है, तो तू उनको ज्यादा अच्छी तरह से मतलब हैंडल कर पाएगा, हम्म, और कोई जा नहीं पाएगा उनके पास, और हो सकता है उनके पास जाके तुझे कोई अच्छा रोल वगैरह मिल जाए, कुछ फिल्म विल्म बनाए। हम्म, मैंने कहा ठीक है। मैं घर पे आया, पापा को बताया ऐसा ऐसा है, तो पापा ने मेरे बोला अरे वो मेरा बचपन का दोस्त है। मैं बोला है। बोला हाँ, अरे जवानी का दोस्त है, बचपन माने बचपन का नहीं, जवानी का दोस्त है। बोला अच्छा। जब वो स्ट्रगल करने यहाँ आए थे मुंबई में, मनोज मनोज कुमार जी, तो वो माहिम में आते थे बहुत बार। और माहिम में एक देवारे साहब का स्टूडियो था, जो हम लोग, हमारा अब भी घर है वहाँ सिटीलाइट के सामने, सिटीलाइट थिएटर है माहिम में, उसके सामने है। तो वहाँ नीचे वो फोटो स्टूडियो था, तो वहाँ बहुत सारे एक्टर्स आया करते थे फोटो निकालने के लिए। हम्म, मतलब गौतम राजाध्यक्ष कैसे बहुत नामचीन फोटोग्राफर हैं, वैसे उस जमाने में ये देवारे साहब थे, और वो पापा के दोस्त थे।
तो हम्म। वो नीचे उनके साथ बात करने जाते, पापा ऊपर ही रहते थे सेकंड फ्लोर पे। तो वो जब नीचे बात करने जाते थे, बहुत बार मनोज जी वहां आते थे। तो वो जानते थे पापा को कि भाई ये दोस्त है, और बातें बातें होती रहती थी। फिर पापा इसमें लग गए, गवर्नमेंट सर्विस में लग गए। तो फिर उनका अपना चलता रहा और मनोज जी स्टार बन गए। तो कोई मुलाकात का कोई वही नहीं हुआ। तो बोला कि उस उनको बोलना कि बबन ने पूछा है, उसको याद आता है कि देखना। हाय। तो मैं, हाँ, मैं गया मिलने उनको। जब मिला और जब बताया तो एकदम उन्होंने उठ के ऐसे गले ही लगा लिया, अरे तू बबन का बेटा है, ऐसा कर दिया। अरे सो स्वीट। हाँ, उनको याद था। फिर याद पापा को था। ले गया उनसे मिलने, ही वॉज वेरी हैप्पी। दोनों ने बैठ के बातें बातें की। और फिर हम लोग वहां से निकले। फिर उनका एक क्लिनिक था होम्योपैथी का। तो उन्होंने बोला कि गणेश तू होम्योपैथ है तो वो क्लिनिक तू संभाल। तो 1999 टू 2001 आई वाज इन चार्ज ऑफ द होम्योपैथी क्लिनिक ऑफ मनोज कुमार जी। एंड आई वाज आल्सो लाइक हिज फैमिली फिजिशियन। और यस। मतलब एक घर का ही सदस्य था मैं। सदस्य बन गया। हाँ, मतलब रिकी भैया या विशाल हम्म। भैया, मतलब रिकी मतलब अपने ये कुणाल, हम्म। गोस्वामी, जो आप वो जो गाना सब हम्म। गुनगुनाते हैं, जी। नीले नीले अंबर पे, जिन पे फिल्माया गया है। जी, है। तो वो कुणाल भैया और अपना विशाल भैया, जो उनके बड़े बेटे हैं विशाल है, हम्म। वो फिर उनके बच्चे, हम्म। आंटी जी मतलब मनोज जी की वाइफ, एवरीबडी उनकी फिल्मों में वो जो दिखते हैं, या जो बाहर जब मिलते हैं, जो जब दिखते हैं टीवी पे, उसके बिल्कुल अपोजिट है वो। इतना इंटरेस्टिंग आदमी है, इतना उनका मतलब पढ़ाई है। आप हम्म। उनको किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं उनके साथ, बीट पॉलिटिक्स, फिल्म्स, फिलोसफी, हिंदुइज्म, एवरीथिंग। हम्म। किताबें तो इतनी हैं, बाप रे बाप। हम्म। और वो होम्योपैथी के भी जानकार थे। तो होम्योपैथी की बहुत सारी किताबें थी जो उन्होंने मुझे दी कि गणेश ये तेरे पास रख, मतलब रेयर बुक्स जो मिलेंगे नहीं किसी के पास, ऑल वो राउंड। उन्होंने मुझे दी। और बाबा के साथ, मतलब रमेश देव जी के साथ, मैं बाबा ही कहता था उनको। उनके साथ मेरा पहला परिचय तब हुआ जब मैंने एक फिल्म की थी, विघ्नहर्ता सिद्धि विनायक। अच्छा, एज एक्टर। एज एन एक्टर मैंने काम किया था उसमें। तो उसमें सिद्धि विनायक का रोल मैंने किया था। मतलब आई वॉज डूइंग 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स, कि सिद्धि विनायक उन 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स के रूप में आके हेल्प करते हैं। वाह। हम्म। हाँ, द मेन लीड इन दैट फिल्म वर परमीत सिंह, परमीत सेठी, हम्म। अपने अर्चना जी जी की जी जो जी, उनके पत्नी, हस्बैंड जी। वो हैं, और दिव्या दत्ता जी, ये दोनों। वाह। अर्चना जी ने भी एक छोटा रोल किया था उसमें, एक क्या बोलते हैं, गेस्ट अपीयरेंस। बहुत हम्म। सारे लोग थे, नवीन प्रभाकर थे, और रमेश देव जी थे। हम्म। रमेश देव जी ने परमीत जी के फादर का रोल किया था। तो वो सेट पे हमारी दोस्ती हो गई। और वो वो भी एक इतना बेहतरीन इंसान कि मैं क्या बताऊं। आई मीन, आई डोंट नो, इतने बड़े स्टार, बच्चन साहब के साथ काम किया हुआ, इतनी सारी फिल्में की हुई, हिंदी के इतने बड़े स्टार, मराठी के इतने बड़े स्टार, और पता नहीं उनका मेरा ऐसा कुछ जम गया कि हर चौथे दिन, पांचवें दिन, हफ्ते में, महीने में 2-3 बार फोन करके, कहाँ है तू, आ जा, हम लोग वाह। बैठ के बात करते हैं। फिर हमने 2-3 फिल्में की साथ में, और हम्म। उसमें भी वो साथ में थे। तभी उस जमाने में मेरे पास वैनिटी वैन हुआ करती थी, मैंने खुद की एक वैनिटी वैन बनाई थी, क्योंकि मैं 2-3 चैनल का वॉइसिंग कर रहा था। और वो चैनल वॉइसिंग कैसा होता है कि आपके रोज प्रोमो होते हैं, एवरी डे यू हैव टू गिव द प्रोमोज। तो हम्म। इसलिए मैंने चैनल वॉइस के लिए वो बनाई थी, और मेरा काम भी था यहाँ पर। तो वो, और शूटिंग जो होता था वो मेरा गोवा में होता था या कोल्हापुर में होता था। उस साइड सब मराठी फिल्मों का होता था। तो मैं वैनिटी वैन लेके जाता था, और वहां मेरा डबिंग भी करता था और एक्टिंग भी करता था। तो रमेश जी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू वैनिटी वैन लेके आ, मुझे हम्म। तेरी ही वैनिटी वैन चाहिए। ओके बाबा, जैसा आप बोलो। और सच कहूं तो आई एम वन ऑफ दोज वेरी फॉर्चुनेट पीपल, जो आरडीपी के ऑफिस में, उनका जो आरडीपी रमेश देव प्रोडक्शन जो है, उनके दोनों बेटे बहुत बड़े स्टार हैं। अजिंक्य देव, वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टार इन मराठी एंड हिंदी सिनेमा बोथ। यस। और अभिनय देव, जो अभी। वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स आज की तारीख में। तो एक जमाना था जो उनके ऑफिस में बाबा, मतलब रमेश देव जी, अभिनय जी, अ, अजिंक्य जी और मैं एक ही टेबल पे बैठ के उनके घर का डब्बा खा रहे हैं। अब इससे बड़ा अवार्ड क्या चाहिए आपको। ब्लेसिंग है, ये तो ब्लेसिंग है। हम्म। इससे, मतलब इससे ज्यादा क्या चाहिए कि इतने गुणी लोगों के साथ बैठकर आप खाना खा रहे हो। और घर पे कभी जाता था तो सीमा जी भी बोलती थी, अरे बस जेवल्याशिवाय जाऊ नकोस। हम्म। हाँ, ठीक। अरे बहुत अच्छा रिलेशन था। और उनकी वजह से मुझे
मेरे जो भगवान हैं, मेरे गॉड हैं, अमिताभ बच्चन साहब, उनको रूबरू मिलने का मौका मिला, उनको सुपरवाइज करने का मौका मिला। आप सोचो, आई एम सुपरवाइजिंग अमिताभ बच्चन साहब। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती क्या है भाई? चाहिए। कहते हैं जब आपके आसपास लोग अच्छे होते हैं तो जी। आपका खुद का एनर्जी पॉजिटिव होता ही है, और करेक्ट। एनवायरनमेंट भी वैसा ही होता जाता है, ब्लेस्ड। करेक्ट। और अच्छे लोगों का सानिध्य होना बहुत बहुत जरूरी है, इसीलिए कहते हैं कि अपनी संगत बहुत सोच समझ कर चुननी चाहिए। करेक्ट। आपने अमिताभ बच्चन जी का नाम लिया, आप हम्म। हूबहू कॉपी कर लेते हैं बड़े बड़े स्टार्स को, चाहे वो नहीं अमिताभ नहीं, बच्चन हो, अक्षय वो कुमार बहु नहीं, हो। वो बहु नहीं। हमें ये तो डिफरेंस नहीं नजर आता, डिफरेंस तो नहीं, होगा डेफिनेटली, बट इतना करीब से कर लेते हैं कि आप उनकी करीब कर लेता हूँ, ऑफिशियल। क्योंकि मेरे से बहुत सारे अच्छे कलाकार हैं जो मेरे से बेटर कर लेते हैं। मतलब सबसे बड़े तो हमारे चेतन दादा हैं। जी उनका तो जी। कोई सानी नहीं, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। हम्म वन एंड ओनली चेतन शशितल। फिर निनाद है, निनाद कामत इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट। फिर अभी संकेत भोसले बहुत अच्छा करते हैं। हम्म अपना केतन बहुत अच्छा करते हैं। फिर अपना सुमित शिंदे मेरा दोस्त, वो बहुत अच्छा करता है। संजय केणी बहुत अच्छा करता है। हम्म। ये अपना एक अच्छे कलाकार की बातें हैं जो अभी आप कर यस। रहे हैं, कि मैं हाँ। अच्छा नहीं हूँ, ये सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आप भी बहुत बढ़िया हैं और आप बहुत नहीं नहीं, अच्छा मैं करते हूँ, हैं, पर हमें मैं पसंद कर, उतना हम उतना बहुत नहीं कर पसंद पाता करते ये। हैं। हाँ, दीज आर ऑल गिफ्टेड पीपल। मैं गिफ्टेड तो बस पीपल। अपनी कोशिश करता हूँ, लोगों को पसंद आती है, ठीक है, पर मैं इनके जितना गिफ्टेड नहीं हूँ। ऐसा इनके आपको जितना लगता है, गिफ्टेड। हमें नहीं लगता। हमें आप बहुत अच्छे गिफ्टेड लगते हैं और हमें आपकी आवाज में वो चीज पसंद आती है। और थैंक यू। बहुत अच्छी तरह से उसको निभा पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, खास तौर पे जी। अक्षय कुमार की आवाज। हाँ। आंख बंद करके सुने तो कोई नहीं बता जी सकता जी कि जी, ये वो अक्षय वो कुमार तो है। नहीं है। हाँ, वो मैं और मान अक्षय सकता हूँ। कुमार की आवाज के साथ मैं ये भी कहूंगी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो भी ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार का छोटा भाई तो नहीं है। इतना अरे आपने अपने आप को थैंक यू, फिट रखा आपने हुआ मेरा है, दिन बना मेंटेन। दिया। आपने मेरा दिन बना दिया। अगर उनके जैसा फिटनेस मेरे में आ गया और मैं रात को 9 बजे सोकर सवेरे 4 बजे उठ गया, तो मेरी लाइफ तो बल्ले बल्ले। मैं तो वही वो नहीं पूछने हो वाली हूँ कि फिटनेस का राज है क्या। रहा। फिटनेस का राज कुछ नहीं है। आई डोंट गो बाय लिफ्ट्स। मैं हम्म किसी भी स्टूडियो में लिफ्ट से नहीं जाता। मैं सीढ़ियों से चढ़ के जाता हूँ, सीढ़ियों से उतर के आता हूँ। अनलेस एंड अनटिल कि भाई साथ में कोई हो या बहुत ज्यादा देर हो गई हो। अभी मेरा जो ऑफिस है, ये जो मेरा स्टूडियो है, ये 3rd फ्लोर पे है। हम्म तो आई डोंट टेक द लिफ्ट, आई कम वॉकिंग एंड आई गो वॉकिंग। और मैं वॉक बहुत करता हूँ। आई लव वॉकिंग। मैं ट्रेकिंग करता हूँ साल में 2 बार, मेरा ट्रैक ग्रुप है। अभी आपने हम देखा होगा, संजीव, हम लोगों ने डुओ अंडरस्कोर किशोर के नाम से एक इंस्टाग्राम पेज बनाया है, जी जिसपे जी हम लोग किशोर दा के गाने गाते जी। हैं। तो उसमें जो मेरा दोस्त है संजीव, हम्म। संजीव जोटंगिया, तो हम लोग दोनों, हमारा ग्रुप है हम्म। ट्रेकिंग का। तो हम लोग करीबन आई थिंक अभी 25 साल से ट्रेकिंग कर रहे हैं। साल में हम 2 बार ट्रेकिंग के लिए जाते हैं। तो और सबसे इम्पोर्टेंट, खुश रहता हूँ मैं। तो फिर अक्षय आई कुमार लव के भाई हैं हैप्पी। आप। ये सारे गुण उनके अंदर भी हैं, ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ। हाँ, तो आज कुछ तूफानी करते हैं तो आप तो करते ही रहते हैं तूफानी, तो फिर एब्सोल्युटली। तो है उसकी ना। वजह से फिटनेस रहती है। क्या है ना, वो कहते हैं कि चिंता चिता समान। यस। आप चिंता मत कीजिए, तो चिता से बहुत दूर रहेंगे। एज सिंपल एज दैट। और अगर फिटनेस की कोई दो टिप्स अगर आपको अक्षय कुमार जी की आवाज में देनी हो तो कैसे, किन। भाई देखो, मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको फिट रहना है, तो बस खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चलो यार, जस्ट वॉक वॉक फॉर 40 मिनट्स इन अ डे, 45 मिनट्स इन अ डे, दैट इज इनफ फॉर। निकलो बिस्तर से, निकलो यार, बिस्तर से निकलो। ओके। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कहा गया। हमें लगा कि अक्षय कुमार आसपास ही हैं और हमें अपनी फिटनेस पे मुझे स्पेशली ध्यान देना चाहिए। बस तो आप भी कीजिए फिर। 45 मिनट नेक्स्ट चलिए आप। पॉडकास्ट तक मैं कुछ तो शर्म करूंगी और निकलूंगी बिस्तर से। नहीं, पर मैं सच कहूं आपको, अभी 2 महीने से मैंने भी थोड़ा सा वर्कआउट करना शुरू किया है। पहले मैं जाता नहीं था। हम्म। बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, स्पेशली आफ्टर 40s। यस। 40 तक क्या होता है ना, कि आपका माइंड भी बहुत फास्ट रहता है। हम्म आपका जो दिनचर्या रहती है आपकी, वो भी हम्म बहुत फास्ट रहती है। लेकिन आफ्टर 40, 45, 50, मतलब जो 40 to 50 का जो डिकेड होता है ना, वो बेहद खतरनाक डिकेड होता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली। और क्या होता है कि इफ यू गेन वेट, तो आपके अभी आजकल आपको तो पता चल रहा है, नी सर्जरीज तो धड़ल्ले से हो रही है।
लो इस जरा कुछ हुआ नी रिप्लेस कर दो, जरा कुछ हुआ नी रिप्लेस कर दो। अब अगर आपको नीज का ख्याल रखना है तो आपका जो टोटल बॉडी वेट है वो नीज ही लेते हैं ना। वही लेते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं तो सबको बताता हूँ कि भाई बहुत केयरफुल रहिए दो चीजों के मामले में। एक अपनी सेहत, और दूसरा अपना ऑनलाइन जो भी आप व्यवहार करते हैं उसके लिए एक अलग बैंक अकाउंट रखिए। हम्म। मैं सबको अभी, जैसे मैं काफी लोगों से मुखातिब हूँ, मेरी ये बात सुनेंगे लोग तो ध्यान में रखिएगा कि आपका जो प्राइमरी अकाउंट है जिसमें आपके पैसे आते हैं उसको किसी भी मोबाइल ऐप से लिंक मत कीजिए। हम्म। नेवर लिंक योर प्राइमरी अकाउंट विद एनी मोबाइल ऐप। हम्म। क्योंकि अगर किसी ने हैक कर लिया तो आपके प्राइमरी अकाउंट में समझो 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए भी पड़े हैं, सब साफ हो जाएंगे। सो वेरी एक दूसरा अकाउंट खोलिए, उसको आप अपने मोबाइल ऐप से जोड़िए, और जब जरूरत पड़े तो आपके प्राइमरी अकाउंट से पैसे आप उस अकाउंट में डालिए और आप कीजिए। जैसे मेरा मेरा भी वैसे ही है। मेरा और पापा का एक अकाउंट है, अगर मुझे वो जीपे में है तो हम्म। अगर समझो मुझे किसी को जीपे करना है तो मैं पूछता हूँ भाई कितना करना है, वो बोलेगा 10,000, ओके नो प्रॉब्लम। हम्म। मैं मेरे प्राइमरी अकाउंट में से पैसे उस अकाउंट में लेता हूँ और उसको 10,000 रुपये दे देता सही है। हूँ। तो अगर, फेयर इनफ। और उसमें मैं अमूमन आप देखिए एक 15 से 20 हजार रुपया रखता हूँ, उससे हम्म। ज्यादा नहीं रखता। हाँ। ताकि अगर कल को आपका कुछ, भगवान न करे, खुदा ना खास्ता हो गया कुछ, तो आपका 15-20 हजार ही जाएगा। तो अगर बैंक में 3-4 लाख रुपए वो एक साथ साफ हो गए तो क्या करोगे? हम्म। समझ रहे बिल्कुल हैं आप? बिल्कुल सो बिल्कुल। दैट इज वन मोर थिंग, ये दो चीजों का ध्यान बहुत रखिए, अपने पैसे संभालिए और अपनी सेहत संभालिए। सेहत संभालिए, दोनों चीजें बिल्कुल। संभालिए। और दोनों बहुत कीमती हैं, ना पैसा आसानी से कमाया जा सकता है, ना ही सेहत को करेक्ट। हमेशा करेक्ट। ठीक रखा जा सकता है। जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिनियस एंड फर्ब की बात करेंगे। इसमें जो डॉक्टर का किरदार आपने किया, जी। ये बहुत कमाल का था, बहुत ज्यादा पसंद किया गया। हर उम्र के लोगों ने इसे सराहा, पसंद किया हम्म, और आज भी पसंद कर रहे हैं। जी। इसके पीछे क्या कहानी है? कैसे आपने ये इरिटेटिंग, मजेदार, फनी, क्या कहूं, मतलब इतना कुछ है उस आवाज के अंदर, ये कैसे हो जी। पाया? जी। क्या हुआ कि उस समय मैं एनिमेशन काफी कर रहा था। मतलब दैट टाइम जो टॉप 5 या 10 एनिमेशन करने वाले जो आर्टिस्ट थे उसमें मेरा शुमार था। मतलब लोगों को लगता था कि अगर कोई डिफिकल्ट कैरेक्टर है तो हम्म। जब कास्टिंग होती थी तो एक काम करो, गणेश को बुलाओ, बोलो। या तो विनोद दादा को बुलाओ, या तो मतलब ऐसे एक 10-12 आर्टिस्ट थे कि जो जिनको मतलब ऐसे बोला जाता था कि ये वॉइस कॉपी कर लेंगे। उसमें मेन चीज क्या होती है एनिमेशन में कि आपको वो वॉइस कॉपी करनी होती है। हम्म। अभी जैसे मिकी मिकी माउस की वॉइस है तो आपको सेम कॉपी करनी पड़ेगी। ओह हेलो रुचि जी कैसी हैं आप, द सेम यू हैव टू कॉपी द सेम टेक्सचर एंड द सेम वेरिएशन सेम आना चाहिए। या डोनाल्ड डक की है, या मतलब मुझे वो सारी आवाजें आती नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो द थिंग इज, ये जब आया तो इसके ऑडिशंस हुए। हम्म। जब फिनियस एंड फर्ब आया, इसके ऑडिशंस हुए, तो मेरा दोस्त था ललित, ललित मतलब अभी भी है, ललित कोरडे करके मेरा दोस्त है। तो उसका मुझे फोन आया कि अरे गणा, मतलब क्या रे, एक कैरेक्टर आया है, मेरे को लगता है तू ही कर पाएगा, तू आके ऑडिशन दे, मतलब मेरे हिसाब से तो तेरा ही है, फिर भी ऑडिशन भेजना है तो तू आ जा। तो जब मैं गया तो मेरी जो पर्सनैलिटी है ना, आई एम अ वेरी मैड पर्सन, आई लव टू एंजॉय लाइफ। मैं कहीं भी जाता हूँ तो फिर मैं ये देखता नहीं हूँ कि अरे मैं गणेश दिवेकर हूँ, आई एम अ नोन आर्टिस्ट और मैं आवा का प्रेसिडेंट हूँ तो मुझे इस तरह से बिहेव करना चाहिए। वो जहां मेरा जो मूड किया मैं उस हिसाब से करता हूँ। सो आई एम नॉट कि अरे मैं रुचि जी से बात कर रहा हूँ तो हाँ रुचि जी, हाँ तो क्या कह रही थी आप, अच्छा ऐसा है, अच्छा, तो वो आई कांट बी दैट। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, लोग ऐसा करते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि वो ऐसा कर रहे हैं, और सामने वाला अच्छे से जज भी कर लेता है उनको कि भाई ये क्या है ना? करेक्ट। अब पर मन मेरा वो स्वभाव नहीं है, मैं जैसा अंदर हूं, मेरे चेहरे पे वही दिखेगा जो मेरे दिल में। बहुत अच्छा है, हाँ ऐसे तो ही रहिए। था वो जो कैरेक्टर था ना, वो जी। वैसे ही था कि वो मतलब वो है विलन, उस हाँ। एपिसोड का, उस पूरी सीरीज का वो विलन है। पर ही इज अ वेरी लाइकेबल एंड अ फुलिश विलन। मतलब खुद ही अपनी चीजें बनाता है और उनको तोड़ने का बटन भी खुद ही बना के रखता है। जी। और उसका जो नेमेसिस है, उसका जो एनिमी है वो एक प्लेटिपस है। प्लेटिपस माने वन ऑफ द मोस्ट डम्ब एनिमल्स उसको बोला जाता है, प्लेटिपस को।
कि एकदम शांत पड़ा रहता है, ज्यादा कुछ करता नहीं है, वो कट 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 इतना आवाज करता है। हम्म, मतलब बंदर के जैसा उछल कूद करने वाला, या हम्म, चीते के जैसी फुर्ती वाला, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा नहीं। प्लेटिपस। हम्म, हाँ। तो उन्होंने वही दिखाया उस सीरीज में कि प्लेटिपस जैसे एक एकदम ही संथ एनिमल से भी ये हार जाता है। और हारता कैसे है, खुद ही खुद को हरा रहा है, पर इसको पता नहीं है कि ये ये खुद ही कर ये चीज कर। यही उस करेक्टर का मजेदार कह जी। सकते हैं फन है और कि उसका वो सब, और एक चीज थी उसमें कि उसके जो लाइनें होती थी ना, वो पूरा पूरा पेज होती थी। अच्छा। मतलब वो एक बार बोलना शुरू करे तो वो रुकता नहीं था। हम्म, हाँ। तो ललित को लगा कि नहीं गणेश, तू ये कर पाएगा, तू आजा। तो मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया। और मेरे बाद और एक दो आए थे, तो उन्होंने ललित को बोला कि अरे और किसने किया ऑडिशन, तो उन्होंने गणेश ने किया। अच्छा, मेरे को सुना। तो मेरा ऑडिशन सुन के उन्होंने ऑडिशन ही नहीं दिया। बोले नहीं नहीं, हम इससे अच्छा नहीं कर सकते। इससे अच्छी जीत क्या होगी, इससे अच्छी विक्ट्री क्या होगी, तो है ना? सारे दोस्त हैं, ऐसा ऐसा नहीं, सारे दोस्त थे मेरे। तो हम्म, देवर लाइक इट इज अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ योर ओन फ्रेटर्निटी की प्रेज अरे। है, प्रेज है, हाँ, प्यार है, एग्जैक्टली प्राइड ये है। प्यार है। हाँ। तो सब। वो चीजें हैं कि हम्म, वो जब मैंने किया तो उसका वो जो पूरा मैडनेस है, वो आना बहुत जरूरी था। और ऑफिशियल में तो वॉइस नहीं थी, तो जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ही इसका वॉइस दिया, ऐसा है। जी 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 जी। हम्म, उन्होंने ही दिया। तो उन्होंने ही देखिए दिया। कितनी बड़ी बात है, किस लेवल पर आप वॉइसिंग को लेकर गए। कुछ हम सुन सकते हैं? उसका एक वो जब वो प्लेटिपस आता है, तो हम्म, वो उसको देखता है, डोफेन्शमर्ट सा तुम्हारा स्वागत है प्लेटिपस पेरी, लेकिन तुम ये जानते नहीं हो कि मैंने एक नया इनेटर बनाया है। इस इनेटर से मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ओहो, मैंने इसका बटन क्यों बना दिया? मैं अपने ही इनेटर को बर्बाद करने का बटन क्यों बनाता हूँ? तुम्हारा सत्यानाश हो प्लेटिपस पेरी। तो कितनी एनर्जी चाहिए, हाँ, कितनी पूरा एनर्जी। मैडनेस है उसमें। और हम्म, वो खुद ही, और उसके अलग अलग सब क्या कहते हैं, क्या उस टाउन का नाम क्या होता है, और उसका एक अड्डा होता है जिसको बोलते हैं डूफे डू डूफेन्शमर्ट्स इविल इनकॉर्पोरेटेड, हम्म, ऐसा उसका होता है। उसकी हम्म, बाद में एक बेटी भी दिखाई है, वेरोनिका। हम्म, और बेटी भी, अरे बहुत बहुत जबरदस्त हाँ। कैरेक्टर। और और फिर आप हाँ, जीने लगते हैं उस करेक्टर को, और आगे आगे जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ते हैं आप पसंद करते हैं, मजा आता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो आपने एक्टिंग भी की, टाइप हाँ। कैट भी किया, मूवीज की, कुछ रिलीज नहीं हुई लेकिन मेहनत पूरी की। जी और जी। कुछ चीजें जैसे हम कह सकते हैं कि कहीं भी डॉक्टर चाहिए होता था बालाजी फिल्म्स को तो वो अरे आपको बुलाते थे, हाँ। और कहीं उनको नीलामी वाला चाहिए तो आपको बुलाते थे। जी जी और उसके अलावा क्राइम पेट्रोल जैसी सीरीज में आपने बहुत जी अच्छा अपना किरदार जी निभाया। जी हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपको लगातार बहुत अच्छी अच्छी मूवीज में हम देख पाएं, क्योंकि आपकी एक्टिंग जी। बहुत काबिले तारीफ है, वॉइस एक्टिंग तो थैंक यू। करते ही हैं। और साथ थैंक यू। में जो आपने साउथ के लिए काम किया, बड़े बड़े जी स्टार्स के लिए जो आपने काम किया, वो जी एक अलग आपके टैलेंट को लेकर जाता है। तो एक आप ट्री की तरह बन गए जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जी जहाँ जी एनिमेशंस भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, साउथ इंडियन मूवीज के लिए वर्क कर रहे हैं, लीड रोल्स कर रहे हैं, और ऐसी मूवीज जिनको मतलब वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा पसंद किया गया। जी जी साउथ इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है और हर कोई उसे देखना चाहता है। डेफिनेटली हम भाषा नहीं समझते हैं तो हम हिंदी जी। में देखते हैं, जो काम आपके हाथों होता है, और वो इतना बेहतरीन है कि लोग सेम बात उन तक पहुंच जाती है जो करेक्ट साउथ में कही गई है। ये एक करेक्ट। अपने आप में बहुत ही बड़ा, मैं कह सकती हूँ कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इन पूरे प्रोसेस के बीच इतना मल्टीपल वर्क करने के बाद आपका अपना पसंदीदा किरदार कौन सा है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे करने में आपको बहुत मजा आया? वैसे देखिए, सच कहूँ तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एक ऐसा नहीं। नेटफ्लिक्स के लिए मैंने अभी कुछ फिल्में की हैं, हम्म, वो भी बहुत बेहतरीन रही है। क्या होता है ना कि अ, अभी जैसे डूफेन्शमर्ट्स, इट इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट कैरेक्टर्स। हम्म, फिर मैंने एक रैंगो करके कैरेक्टर किया था बोल्ट नाम की फिल्म में। इट हम्म, वॉज एन एनिमेशन फिल्म। वो भी बहुत बेहतरीन था, वो साउथ इंडियन टोन वाला हम्म, कैरेक्टर था, और डायलेक्ट साउथ इंडियन था उसका। फिर मैंने होटल ट्रांसिल्वेनिया में ड्रैकुला का कैरेक्टर किया था, उसमें पूरा पारसी पारसी टोन था, ड्रैकुला को मैंने पारसी बनाया था।
वो डायलेक्ट दिया था। तो आप ऐसे चुन नहीं सकते हो, क्योंकि क्या है ना, हर एक कैरेक्टर का अपना एक अलग मजा है। अभी जैसे मैं साउथ में रवि तेजा साहब को डब करता हूँ, या वेंकटेश जी को डब करता हूँ, या गोपीचंद को डब करता हूँ। मैंने तो सबको किया है, महेश बाबू से लेके जूनियर एनटीआर से लेके अल्लू अर्जुन से लेके सबको डब किया है मैंने। ऐसा कोई स्टार नहीं बचा, इंक्लूडिंग द सुपरस्टार रजनी, रजनी। सबको मैंने डब किया हुआ है। तो वो डब करने का एक अलग मजा होता है, एनिमेशन डब करने का एक अलग मजा होता है। फिर अभी ब्लैक एडम्स फिल्म आई थी, उसमें जो मेन विलन था वो मैंने किया था। फिर वंडर वुमन फिल्म आई थी, उसका भी जो मेन विलन था वो मैंने किया था। तो विलन करने का अपना एक अलग मजा है, कि वो जो एक कोल्ड वॉइस में वो एक वाइब लाना, तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ऐसा वगैरह जो, वो एक अलग ही वॉइस करना, तो उसका एक अलग मजा है। एक कॉमेडी करने का अलग मजा है। सो ऐसे आप पकड़ नहीं पाओगे कि अरे ये करने में बहुत मजा आया, वो करने में बहुत मजा आया, वो ऐसे पकड़ नहीं पाओगे। बट लाइक अभी बाहुबली डब की थी मैंने, बाहुबली 1, बाहुबली 2। उसमें भी दोनों, इसमें जो कैरेक्टर सुदीप सर का कैरेक्टर किया था फर्स्ट में, और सेकंड इसमें वो जो एक कॉमेडी कैरेक्टर था वो किया था। कृष्ण वर्मा ऐसा कुछ नाम था उस कैरेक्टर का। तो सारे दे आर लाइक योर ओन बेबीज, वो कैरेक्टर आपके बेबीज बन जाते हैं। बट इफ आई हैव टू पिक वन कैरेक्टर जो मुझे बेहद पसंद है, ऑफ कोर्स दैट इज डूफेंचमर्च। मेरा सबसे दिल के करीबी कैरेक्टर, क्योंकि वो मेरे जैसा है। हम्म। हाँ, मतलब उसके दिल में बुराई नहीं है। हम्म। वो करना चाहता है कुछ अलग, और वो उसके कुछ और प्रॉब्लम्स चाहता हो है। जाते हैं, एंड ही इज मैड। तो आई कैन को रिलेट टू दैट, एंड मतलब इवन बहुत कम ऐसे विलेन्स हो गए जिन्हें इतना प्यार मिला। यस। ये और होते एक थे। ड्रैकुला जो था, जो ड्रैकुला। मैंने किया था होटल ट्रांसिल्वेनिया में, वो भी बहुत बेहतरीन कैरेक्टर था। वो जी। करते हुए भी मैं उसके साथ रिलेट कर पाया। हम्म। मतलब उसकी भी बेटी होती है, बेटी के लिए वो सारी चीजें करता है। तो मेरी भी बेटी है और बेटा भी है, तो हम्म। वो थोड़ा रिलेट कर पाया रिलेट मैं। कर पाते हैं। या बहुत सुंदर। एब्सोल्युट। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि जानना ये चाहेंगे कि आपने ये जो सारा सफर तय किया, इसमें आपके आइडल कौन रहे? मैं तो कहूंगी यूं तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं, अच्छे लोगों का आपको साथ मिला, माँ बाप का आशीर्वाद था साथ में, तो रास्ता भी बहुत अच्छा तय किया आपने। लेकिन जी। अगर हम ये सोचें कि एक आइडल जिन्हें आप फॉलो करते हैं, जिन्हें आप सुनते हैं, और जिनके जैसा आप बनने की उम्मीद रखते थे अपने आप से। देखिए, मेरे आइडल तो दो ही हैं। एक तो मेरे पीछे हैं, आप देख रही ओह, हैं उनकी तस्वीर, किशोरदा। मेरे गुरुजी किशोर दा। और दूसरे बच्चन साहब, ये तो हमेशा आइडल रहे हैं। हम्म। लेकिन जिन लोगों को मैं अपनी जिंदगी में मिला हूँ, हम्म। सभी मेरे आइडल रहे हैं, क्योंकि सभी ने कुछ ना कुछ दिया है। फिर वो पूर्णिमा हो, फिर वो मेरी नीलिमा ताई हो, या मेरा विनोद दादा हो, या विनय आप्टे सर हो, या चेतन दादा हो, या निनाद हो। मैं जब भी किसी के साथ काम, सुनील ग्रोवर, वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स, हम लोग साथ में हमने काफी काम किया हुआ है, सुनील से भी बहुत कुछ सीखा है मैंने। सो क्या होता है ना, कि इन सारे लोगों से ये सभी आइडल्स ही हैं, क्योंकि हम्म। हर एक से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। मेरा दोस्त है दर्पण, जो आईवीएफ करता है, हम्म। इंडिया वॉइस फेस जो करते हैं, दर्पण मेहता। दर्पण मेहता जी। हाँ, उससे भी काफी कुछ, मतलब अगर मुझे कोई वॉइस ओवर करना है, चैनल वॉइस करना है, तो मैं दर्पण की सुनता, भाई दर्पण कैसे करता। हम्म। तो बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल वॉइस और वॉइस ओवर्स अराउंड। बहुत ही बेहतरीन वॉइस है उनकी, और उनका बात करने का तरीका बहुत ही बेहतरीन। वेरी ट्रू। तो मेरा एक दोस्त है अंकुर देसाई, जी। समीप है, राहुल मुलानी है, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो दे आर, मैं उन सबको आइडल्स क्यों कहता हूँ, कि उनसे मैं कुछ सीखता हूँ। आप हम्म। जिससे सीखते हैं वो आपके आइडल। क्या दैट बात। इज व्हाट आई फील। एंड ऑल्सो ऑल द एक्टर्स जिनके मैं मिमिक्री करता हूँ, अक्षय सर हैं, या हम्म। सैफ अली खान है, या रोहित अपना क्या वो रोहित शर्मा है, महेंद्र सिंह धोनी है, सचिन तेंदुलकर है। क्या होता है कि जिनसे आप कुछ कुछ लेते हैं, आपके अंदर वो आ जाते हैं, और फिर आप उनकी वॉइस निकालने की कोशिश करते हैं, जितनी आपसे होती है। अब कभी कभी वो बहुत अच्छी निकल जाती है, कभी कभी ठीक ठाक निकलती है। तो दैट हैपेंस। सो आई डोंट टेक वन पर्सन एज एन आइडल। बट अगर आप आइडल दो, जो मैंने आपको बोले, ये दो हमारे किशोरदा और बच्चन साहब, तो आइडल हैं ही। और मेरे जितने साथी कलाकार हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, वो भी सारे मेरे आइडल हैं, बिकॉज उनसे सीखा है मैंने बहुत कुछ। और आप कामयाबी का श्रेय किसे देंगे? सच कहूं तो कामयाबी का श्रेय मैं भगवान को ही दूंगा।
गणेश जी को। गणेश जी को दूंगा, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद को दूंगा, जी। और मेरे बच्चों के लक को दूंगा। हम्म। क्योंकि जब वो पैदा हुए उसके बाद मेरा एस्केलेशन शुरू हुआ, क्या बात है। तो मैं बच्चों को भी दूंगा उसका श्रेय। और सबसे एंड में अपना टैलेंट। यस। लोग कहते हैं कि पहले टैलेंट को देना चाहिए, तो लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा लक कि बहुत जरूरी टैलेंट है। को नहीं दूंगा मैं। लेकिन ये जो काफी देखिए टैलेंटेड लोग बहुत है इंडस्ट्री में, आज की तारीख में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि टैलेंट होने के बावजूद भी आप वो मकाम हासिल नहीं कर पाते। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मेरा और संजीव का हमेशा इस पे झगड़ा चलता रहता है कि तकदीर या तदबीर क्या। बस। तो क्या हमारा बात। वो हमेशा कहता है कि नहीं तदबीर, और मैं कहता हूँ तकदीर। तो हमारा वो चलता है कि हाथों की चंद लकीरों का लकीरों का ये खेल है खेल है सिर्फ। बस तकदीरों का। तो वो कहते हैं तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। तदबीरों का। क्या हाँ, बात। तो तकदीर या तदबीर उसके ऊपर है। तो आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर इन तकदीर, कि हम्म, जब आपकी तकदीर अच्छी होती है तो तदबीर काम करती है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। गणेश जी, आपके साथ बात करने के लिए पूरा दिन भी कम है, इतना टैलेंट है। पूरी अरे कोशिश थैंक की है मैंने कि यू मैं सो मच। आपसे कुछ चीजें सीख सकूं और अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकूं और आपको वो ग्रैटिट्यूड पे कर सकूं जिसके आप हकदार हैं, जिस काम को आप लगातार कर रहे हैं, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। और हमारी बहुत सारी आशाएं अभी भी आपसे जुड़ी हुई हैं कि हम आपको बिग स्क्रीन पर एज अ स्टार देखें अरे लगातार, थैंक यू सो लाइक मच। अक्षय आपके कुमार। मुंह में घी शक्कर ऐसा बोला जाता है, पर आपको अगर रबड़ी अच्छी डायबिटीज हो। लगती हो तो रबड़ी, आपको जलेबी अच्छी लगती हो तो जलेबी। चलिए, जो भी ये मुझे मेरे लिए पसंद है। वही सपना है। हाँ, ठीक है। चलिए, एक बहुत मस्त सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे और आपकी ओके। मस्ती को एक और नया रूप देने की कोशिश करेंगे। फटाफट आपको एक ही जवाब देना है। योर फेवरेट एक्टर। अमिताभ बच्चन। फेवरेट एक्ट्रेस। वैसे तो करीना कपूर, पर एज एन एक्ट्रेस ऑफ कोर्स माधुरी दीक्षित। फेवरेट मूवी। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है, मतलब ये यूजुअली आपको किसी ने दिया नहीं होगा आंसर, लेकिन मैं दे रहा हूँ सत्ते पे सत्ता। आहा, वो मेरी भी फेवरेट है, क्या बता। और वो स्पेशली गाना किशोर दा का, ओह। सारा मतलब मैं, मजेदार। अगर जब भी वो फिल्म शुरू होती है जहां से शुरू होती है मैं एंड तक देखता हूँ। ठीक है। फेवरेट फूड। फेवरेट फूड साउथ इंडियन फूड। फेवरेट प्लेस फॉर हॉलीडेज। सैंटोरिनी, ग्रीस। अच्छा, डॉक्टर या वॉइस एक्टर, एक चुनिए। मुश्किल है, क्योंकि अभी डॉक्टर तो हुई नहीं मैं तो प्रैक्टिस करता ही नहीं हूँ, तो वॉइस एक्टर ही। पर वंस अ डॉक्टर ऑलवेज अ डॉक्टर, आई नो। है ना। अभी भी तो फोन आप आते हैं। शायद कहीं ना कहीं कोई परेशानी में होगा तो आपके अंदर का डॉक्टर कहेगा, भाई ये पानी पी ले, ऐसा कर लो, दूध के साथ ये मिला के खा लो, वो ठीक हो जाएगा, है ना। तो होता ही है, वो तो वो होता ही है। तो ऐसा नहीं है। हाँ। और हमारे देश में तो वैसे ही इतने सारे डॉक्टर है, हर माँ डॉक्टर है घर में। अरे वो तो, पर है उससे ना। बढ़िया डॉक्टर कोई है नहीं। हम्म, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे माँ को सुनते नहीं है ना। सुनते नहीं है। और अब ठीक एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन है। उसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। योर फेवरेट सिंगर। अरे वो क्या, किशोर दा, वन एंड किशोर ओनली दा किशोर। और आशा भोसले जी। और दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए तो क्या बात है। अरे तो सोने मजा ही पे आ जाए। सुहागा। यस। ठीक है। एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वॉइस शाला के लिए कुछ कहें और साथ ही कुछ टिप्स दें हमारे वॉइस एक्टर्स को जो आपको फॉलो करते हैं, आपको आइडल समझते हैं, कि क्या वो टिप्स हैं, क्या वो लेसन्स हैं जिनको फॉलो करके वो अपनी वॉइस को और पॉलिश कर सकते हैं और बेटर वॉइस एक्टर और एक्टर बन सकते हैं। तो वॉइस शाला के लिए तो मैं क्या कहूँ, ये जो शाला है, मतलब जो स्कूल है, ये बहुत ही प्यारा स्कूल है। इसमें हर कोई बच्चा आना चाहेगा, और बच्चा ही नहीं, हम जैसे बड़े भी आना चाहेंगे, इतनी प्यारी स्कूल है। और जब टीचर इतनी अच्छी हो, इतने अच्छे से प्यार से सवाल पूछती हो और प्यार से बातें करती हो, तो ऐसे टीचर तो सबको चाहिए। और क्या वॉइस शाला के बारे में और क्या कहना है। बट ये बहुत ही बढ़िया उपक्रम है आपका, बहुत ही स्तुत्य उपक्रम है। और ज्यादा से ज्यादा वॉइस आर्टिस्ट को आप बुलाइए, उनसे बातें कीजिए, उनके पर्सनल चीजों के बारे में जानिए। और जो नए मतलब उभरते हुए वॉइस आर्टिस्ट हैं उनके लिए मेरा एक ही टिप है कि पढ़ो, रीड अलाउड। हम्म। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप जोर से बोलेंगे नहीं,
तब तक आपको एक्सप्रेशन समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको आपकी आवाज की क्वालिटी समझ में नहीं आएगी, और जब तक आपको खुद को समझ में नहीं आता है तो औरों को समझाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि आपके वॉइस की रेंज क्या है, आपके वॉइस का गेज क्या है, आपका टेक्सचर क्या है। मेरे पास बहुत सारे आते हैं, सर मैं थैनोस की वॉइस निकालता हूँ। मैंने कहा वो तो निनाद ने निकाल ली, अब हम्म, तुम क्या निकालोगे? कल अगर मुझे थैनोस का डबिंग करना है तो मैं तुम्हारे पास क्यों आऊंगा? वही मैं तो जाऊंगी। निनाद से करवाऊंगा ना। आई हैव द बेस्ट, देन व्हाई विल आई कम टू यू? ट्रू। एंड आई ऑल्सो हैव द मनी टू पे। तुम अपनी आवाज पहले ठीक करो ना। पहले अपनी आवाज, जो मेजर आपकी जो खुद की आवाज है, उसको जब तक आप सामने नहीं लाते लोगों के, लोगों को ये दिखाते नहीं हो कि देखो भाई ये जो मेरी ओरिजिनल आवाज है ये इतनी बढ़िया है, और इसके अलावा मैं ये 10 आवाजें भी कर सकता हूँ। हम्म, अभी जैसे एक बहुत सिंपल लाइन है कि मैंने तुमसे कहा था ना मत करो। सिंपल लाइन है, मैंने तुमसे कहा था ना मत करो। अब ये जो सिंपल लाइन है इसका डायलॉग बन सकता है, या तो इसके मीनिंग चेंज हो सकते हैं जस्ट बाय यू नो मेकिंग द स्ट्रेसेस डिफरेंट। मैंने तुमसे कहा था ना मत करो, अब ये क्या हो गया, मेरी तरफ से हो गया। हम्म, मैंने तुमसे कहा था ना मत करो, मैंने तुमसे कहा था ना मत करो, मैंने तुमसे कहा था ना मत करो। देखो, हम्म, पूरा चेंज हो गया। सेम लाइन है लेकिन सबका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। चेंज हो गया। तो ये पहले आना बहुत जरूरी है। आप आके अरे सर मैं सिंग कर लेता हूं, हाँ तो एक्सप्रेशन का है। सर मैं वॉइस मैच कर लेता हूं, अरे वॉइस मैच कर लेना अलग बात है, एक्सप्रेशन का क्या करोगे? और उससे भी ऊपर की चीज होती है आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा। भाषा आपकी धरोहर है। वो जो धरोहर है उसको अच्छी तरह से संजोना चाहिए आपको। जी। मैं महाराष्ट्रियन हूं, अभी मैं इतनी देर से आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूं, आपको कहीं लगा मैं महाराष्ट्रियन हूं? बिल्कुल भी नहीं। हम्म। क्योंकि मैंने अपनी हिंदी को उस तरह से सुधारा है, मैंने अपना टोन भी चेंज किया है। अब मैं अगर ऐसे बात करने लगूं तो आपको समझ में आएगा ना कि मैं महाराष्ट्रियन है। और ऐसे बात करने लगेगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं साउथ के। और अगर मैं ऐसे बात करने लगूंगा रिची जी आपसे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, भाई मैं पंजाबी हूँ। जब भी हूँ। तो ठीक है, वो कौन सी बड़ी बात है? अरे आम अगर तुमसे ऐसे इस तरह से बात करने लगा तो तुमको ये समझ में आएगा कि अरे ये तो बंगाली लगा है, ये वेस्ट बंगाल से आया है इधर मुंबई में स्ट्रगल करने को। See, वंडरफुल। so it is, see what happens is this comes only when you love the language, राइट। when you have the passion to become a voice over artist. वरना हमारे पास तो हर दिन 10 लोग उतरते हैं, जैसे पहले एक्टर बनने के लिए उतरते थे मुंबई, अभी वॉइस आर्टिस्ट बनने के लिए उतरते हैं। क्योंकि अब लोगों को कहीं किसी हद तक पता चल चुका है कि ये भी एक फील्ड है। पहले तो कोई जानता भी नहीं था। एग्जैक्टली exactly. हम्म। तो मैं सबको वही बताता हूँ, मैं सलाह यही देता हूँ कि बॉस आपको बनना है, वेलकम, इंडस्ट्री इज विथ ओपन आर्म्स, आओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। और अपना होमवर्क करके आओ, और यहाँ आने के बाद सीखने की इच्छा रखो, तब आप आगे जाओगे। लाइक बिल्कुल बिल्कुल। और सीखने के लिए पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। तो आप अभी परफेक्ट तो कोई हो ही नहीं पाता। स्टिल मैं तो वी अभी ऑल सीख आर रहा लर्निंग, ट्राइंग टू हूँ। बिकम बेटर बेटर ईच एंड एवरी डे बाय डे, करेक्ट, मंथ आफ्टर मंथ। और ये करेक्ट, एपिसोड जब आपके साथ लोग देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाएंगे, अगर चाहते हैं सीखना। जो करेक्ट। चाहता है ना, वही जैसा आपने कहा कि अपने दोस्तों से भी सीख पाता है। कोई चलिए शक नहीं। थोड़ी और मस्ती करते हैं, एक लाइन दूंगी आपको जिसे अच्छा, आपको अपने अभी तक किए हुए किरदारों में निभाने की कोशिश करनी है, चाहे वो डॉक्टर साहब हों चाहे बाहुबली हो, चॉइस आपकी है। लाइन ये चलिए देखते हैं। मजेदार है कि क्या आपको भी मेरी तरह आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है? प्लेटिपस पेरी महाशय, क्या आपको भी मेरी तरह आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है? क्या आपको भी मेरी तरह आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है? क्या आपको भी मेरी तरह आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है? हाँ, ये क्या बात कर रहे हो सूरमा भूपाली, क्या आपको भी मेरी तरह आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है? बट क्या आपको भी मेरी तरह आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है? ज्यादा मत खाना, जुकाम
अरे भाई, क्या आपको भी मेरी तरह आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है? आए? हे, क्या आपको भी मेरी तरह आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है? कम ऑन यार, क्या आपको भी मेरी तरह आइसक्रीम खाना पसंद है? हाँ, क्या आपको भी मेरी तरह आइसक्रीम खाना पसंद है? क्या आपको भी मेरी तरह आइसक्रीम खाना पसंद है? मैं एक टाइम पे 2.5 किलो आइसक्रीम खा जाता हूँ। तो अब हमारे साथ वॉइसशाला में जुड़ चुके हैं संजीव जोटांगिया जी, जिन्हें कौन नहीं जानता। अपने आप में एक बेहतरीन शख्सियत हैं और आज वॉइसशाला में हैं। मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ सर। थैंक यू सो मच नमस्कार। हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 भाई कहूँ या 2 दोस्त, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आपके पीछे जिनका आशीर्वाद है, वो हैं किशोरदा। तो जब इतनी बड़ी हस्ती का कहते हैं ना आशीर्वाद साथ हो, तो दोस्ती तो लंबे अरसे तक चलती है और वो ऐसे चलती है कि एक मिसाल बन जाती है। ये वो समय है कलयुग का जहाँ रिश्ते पल में बनते हैं और पल में टूट जाते हैं। हम्म। और आपकी तरह जब हम दोस्ती को देखते हैं, वैसा ही याद आता है शोले के जय और वीरू। तो यही उम्मीद रखते हैं और यही हमारी दुआ रहेगी कि ऐसे ही जय और वीरू की तरह आपकी दोस्ती हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अगर मस्ती करें थोड़ी-सी तो जय और वीरू आप में से कौन जय है, कौन वीरू? देखो, इसकी बॉडी तो इसी की अच्छी है। अरे! देखिए क्या है ना, दोनों में दोनों के गुण हैं। गुण दोनों के आहाहा! हैं। लेकिन आई थिंक ही इज मोर ऑफ वीरू। हुँ। वीरू? वीरू। अच्छा, वैसे नहीं है, अभी अलग अच्छा। कर रहा है, इसको जय बनना है। और नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों हिट है भाई, फिल्म का हीरो तो वीरू ही था। हुँ। हम्म। हुँ, हुँ, नहीं, पर अगर आप पर्सनैलिटी वाइज देखें हुँ। तो मैं ज्यादा जय लगता हूँ, ये ज्यादा वीरू लगता है, क्योंकि ये ओह! ज्यादा खूबसूरत है दिखने में मेरे से। ठीक है, और मेरी टंकी पे आप चढ़िएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर गुण देखें अगर, गुण तो वीरू के गुण इनमें है ज्यादा। हाँ, टांगे ये वाली अब असली बहुत दोस्ती आती समझ जाती में आ रही रहती है, है। असली दोस्त ऐसे होते हैं एक-दूसरे की टाँग खींचते एक हम्म। अभी आपने नया पेज इंस्टा पर शुरू किया है जिसका नाम है डियो किशोर, डियो यानी अंडरस्कोर किशोर। हाँ, डियो अंडरस्कोर किशोर। तो हम्म। बहुत अच्छी मस्ती और हमें याद दिलाती है किशोरदा की मस्ती। चाहे कितना भी सीरियस गाना हो, उससे पहले वो बहुत मस्ती करते थे, अठखेलियाँ करते थे, जो किस्से आज भी बहुत सारे फ़िल्म स्टार्स, बहुत सारी हस्तियाँ दोहराते हैं, याद करते हैं और शायद पूरा हिंदुस्तान जितना प्यार किशोरदा को पहले करता था, आज भी उतना ही करता है और आगे भी करता रहेगा। तो जी। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है वॉइसशाला में। आज आप दोनों हमें क्या सुनाने वाले हैं, वो बताएँ? तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से, होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। इस कदर दूर के फिर लौट के भी आ न सकूं, ऐसी मंजिल के जहां खुद को भी मैं पा न सकूं, और मजबूरी है क्या, और मजबूरी है क्या, इतना भी बतला न सकूं तेरी दुनिया से, होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से।
क्या बात है। किशोर दा को एक दो नहीं बल्कि 3 फैंस की बहुत बहुत श्रद्धांजलि, उनको बहुत बहुत अरे बिल्कुल। श्रद्धांजलि। इतना जी अच्छा जी। गाना आपने गाया और मन से हम्म। गाया, क्योंकि वो हम्म। मन और आनंद बहुत जरूरी है। हम्म। तो आप दोनों ये बताएं कि ये डियो किशोर शुरू करने के पीछे क्या मकसद है। मकसद तो ऐसा है कि ये काम बहुत देर से शुरू हुआ है एक्चुअली, ये बहुत सालों और से इस प्लान सूरत था में शुरू हुआ है। हम लोगों ने, हमारी जो बॉन्डिंग ही हुई किशोरदा के गानों पर आज से 34 साल पहले जब हमने शुरुआत की 1990 में, तो तभी से हम लोग कॉन्स्टेंटली बोले यार किशोरदा को लेकर हम दो किशोर कुछ करेंगे कुछ करेंगे। तो हम लोगों ने तो पहले ऑर्केस्ट्रा सिंगिंग भी किया था, तभी हमने सोचा, बट क्या होता है जिंदगी और बम्बई, ये आपको अपनी अपनी दिशाओं में ले जाती है। तो एक्टिंग में मैं ज्यादा चला गया, ये वॉइसिंग में चले गए, तो बट कॉन्स्टेंटली ये था। तो फिर अभी हम लोग हाल ही में बात कर रहे थे कि ये सोशल मीडिया आजकल बड़ा स्ट्रांग हो गया है, तो हम इसे सोशल मीडिया पे रखते हैं, और हमारा इरादा बेसिकली कमर्शलाइजेशन का कतई नहीं है। हमने ये सोचा कि हम जो मस्ती फील करते हैं, हम किशोरदा की जो भक्ति में सराबोर हैं, हम जो आनंद फील करते हैं, वो जस्ट हम सामने प्रेजेंट करके बस उसे फैला दें। तो जो, जैसे अभी आप जुड़ गई, और आपकी तरह जो लाखों करोड़ों किशोरदा फैंस हैं, वो क्या बोलते हैं ना, हम चले थे अकेले जाने हाँ, बे मंजिल मगर, हाँ, लोग मिलते गए कारवां बनता कारवां गया। बनता गया। हाँ, क्या बात है। तो ऐसा है। मतलब बिल्कुल। उनके हमने कुछ अभी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे किशोरदा के, जब हमने शुरू किया था, तो उन्होंने जो गाना गाया है फिल्म में वो अलग है, और जो यूट्यूब में लाइव में गा रहे हैं वो कुछ अलग ही गा रहे हैं। मस्ती में। पर गाना वही है, मतलब सीरियस गाने को वो कॉमेडी करके गा रहे हैं, सेम सॉन्ग, पर अपना ही अलग मजे में गा रहे हैं वो। तो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस ग्रेट मैन। ट्रू। इस पर एक बहुत ही, इससे कनेक्टेड जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा मैंने अभी हाल ही में पढ़ा। जी और ये बताइए। अनुपम खेर, श्री अनुपम खेर जी एक्टर जो है, उनकी जबानी हम्म। उन्होंने खुद कहा कि वो जब आए थे फिल्म इंडस्ट्री में नए नए, तो उन दिनों मिस्टर इंडिया फिल्म का वो गाना, बहुत चर्चित गाना, जिंदगी की यही रीत है। अब अनुपम खेर जी को वो बहुत पसंद था गाना। तो कोई फंक्शन था जहाँ लाइव किशोरदा गाने वाले थे, तो किशोरदा रिहर्स कर रहे थे वो गाना बैंड के साथ प्रीवियस इवनिंग को, और अनुपम खेर जी वहां थे। तो अनुपम खेर जी ने सुना तो उनको कुछ अलग लगा, तो उन्होंने किशोरदा को पूछा, बोला कि किशोरदा, ये मैंने सुना, ये मेरा फेवरेट गाना है, ये आप कुछ अलग गा रहे हैं, कुछ कोई नोट कहीं गलत जा रहा है। किशोरदा ने उसको क्या जवाब दिया, बोलते, ये गाना किसने गाया है फिल्म में? हम्म। आपने गाया है। तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है रे? बांगड़ू। सही है, बहुत बड़े औलिया थे वो। एंड दैट इज व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल टू हिम इवन नाउ। मतलब जो मैंने ये भी देखा है कि कुछ यंग बच्चे भी आज भी किशोरदा के गानों को बहुत लाइक करते हैं। चलिए 2 लाइनें किशोरदा फैंस के लिए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। तो ये आपके वाह लिए। वाह वाह। आप रुकिएगा मत, ऐसे ही एंटरटेन करते रहिएगा और हमें किशोर दा के साथ जोड़े रखिएगा। आपका बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने थैंक हमें यू सो समय मच दिया। हमको यस वॉइसशाला यस, में बुलाने बहुत के अच्छा लिए, लगा। उसका एक पार्ट बनाने के लिए। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और उम्मीद है लोगों को हमारे गाने पसंद आए, और वो ज्यादा से ज्यादा हमें फॉलो करें किशोर कुमार जी के एक से एक बेहतरीन गाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके इस शो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील है कि duo_किशोर को फॉलो कीजिए, क्योंकि हम एक से एक बेहतरीन कंटेंट, जो हम जितना एंजॉय करते हैं, वो सामने आपके लाते रहेंगे, ताकि आप भी एंजॉय कीजिए। और मुझे आपसे एक बात कहनी है रुचि जी, जी। आपसे मिलकर और आपके साथ इंटरैक्ट करके मुझे बहुत बहुत आनंद आया। आप बहुत ही सौम्य और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं।
तो आपसे मिलकर बड़ा आनंद आया, किसी दिन पर्सनली मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर मिलेंगे सर। थैंक यू ठीक है, सो मच, थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। अच्छा थैंक यू। लगा। थैंक यू सो मच।